Okay, so good morning, everyone. As in the previous lecture, we have discussed about the maintenance of the compressor. What type of problems are generally, what type of faults generally we see in the compressor, and how do we correct those faults, and what are the possible causes of the faults. So these things we have discussed in the previous lecture. तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि माइक ऑफ कर लो कोई आवाज जमा हो। तो उसमें हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था कि अगर कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या फॉल्ट आया, सबसे पहली बात तो ये देखना है। इसके बाद जो फॉल्ट आया है फिर हमने ये देखा कि अगर ये फॉल्ट आ रहा है कंप्रेसर के अंदर तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा था। और तीसरा, अगर वो रीजंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए तो वो जो प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाए, मतलब उसको ट्रबल शूट कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो कंडेंसर यहां तक खत्म हो चुका है। जैसे मैंने कि आप लोगों को बताया था कि जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग डिवाइस होती है, जो रेफ्रिजरेटिंग यूनिट होती है रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में, तो 4 कंपोनेंट मैंने आप लोगों को बताए थे। वी हैव 4 कंपोनेंट। कंपोनेंट 1 एक यहाँ होता है, तो इसके बाद एक कंपोनेंट हम लोग यहाँ लगाते हैं, एक हमारे पास यहाँ एक कंपोनेंट यहाँ रहता है, और एक कंपोनेंट हमारे पास रहता है यहाँ, है ना। ये कंपोनेंट थे हमारे पास, और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि किस किस तरीके से फ्लो स्टार्ट होता है। नाम बताओ जरा, क्या क्या थे एक रेफ्रिजरेशन साइकिल में, क्या क्या कंपोनेंट्स होते थे। यहाँ पर क्या होता था, ये आपका क्या होता है, कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर। अगला क्या था, ये क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर। ये क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस, या कभी कभी कैपिलरी ट्यूब भी लिखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब, इवेपोरेटर। हाँ, कैपिलरी ट्यूब होती है। और ये होता है आपका इवेपोरेटर। ठीक है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। यस सर। अब चाहे आपका इवेपोरेटर हो चाहे आपका कंडेंसर हो, ये दोनों ही क्या है, हीट को एक्सचेंज करते हैं। जी सर। ये हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस होती हैं, ये आपकी हीट एक्सचेंजिंग डिवाइसेस होती हैं। और हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस में या तो आप यहां से सराउंडिंग को हीट को ट्रांसफर करो, यहां आप इसमें हीट को एब्जॉर्ब करो। ठीक है, जो भी फ्रूट्स हमारे होते हैं, जो भी हमारे पास सब्जियां होती हैं, जो भी डिवाइसेस या जो भी ऑब्जेक्ट जिसको हमें कूल करना है, जिसको हमें ठंडा करना है, उससे हीट हम यहां से निकाल लेते हैं। और यहाँ एटमॉस्फेयर के अंदर, सराउंडिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे हीट का रिजेक्ट कर देते थे। तो एक ऐसी डिवाइस जिसमें क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हीट एक्सचेंजर होता है। वो डिवाइस क्या होती है, हीट एक्सचेंजर। तो आपका जो कंपोनेंट, जो कंडेंसर होता है, वो क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो आपका कंडेंसर क्या है, कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर है जो क्या करता है, विच इज यूज टू रिमूव और रिजेक्ट द हीट ऑफ हॉट वेपर ऑफ द रेफ्रिजरेंट कमिंग फ्रॉम द कंप्रेसर। ठीक है, इस कंप्रेसर से क्या होगा, हाई टेम्परेचर की और हाई प्रेशर की वेपर्स जाएंगी, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स जाएंगे। उन वेपर्स को हम कंडेंसर में भेजते हैं, तो उन वेपर्स से हीट का एक्सचेंज करे या उन वेपर से हीट को रिजेक्ट कर देना, कहां पर, एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देना, वो काम किसका होता है, कंडेंसर का होता है। ठीक है, कंडेंसर का। तो यही है, दिस इज द बेसिक थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडेंसर। तो ये कंडेंसर की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो जो मैंने अभी बोला वही है। कंडेंसर क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए, कंडेंसर एक क्या है, हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, कंडेंसर या इट इज ए हीट एक्सचेंजर, और हीट एक्सचेंजर वो डिवाइस होती है जो हीट को एक्सचेंज करे, एंड विच इज यूज्ड टू रिजेक्ट द हीट ऑफ हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द कंप्रेसर। तो कंप्रेसर से जो हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट्स हम लोगों ने डिस्चार्ज की हैं वो कंडेंसर में जाती हैं। तो उस कंडेंसर में उन हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट्स का, रेफ्रिजरेंट वेपर्स का क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है, किसमें, सराउंडिंग में। तो कंडेंसर इज अ डिवाइस इन विच द हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द
high temperature refrigerant vapor coming from the compressor to the surrounding. ठीक है, तो क्या करता है, ये हीट को रिजेक्ट करता है कहां से, हाई टेम्परेचर की जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स जो कि कंप्रेसर से आ रही हैं, उस हीट को सराउंडिंग में क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो. कंडेंसर इज अ डिवाइस और कंडेंसर इज अ हीट एक्सचेंजर विच इज यूज्ड टू रिजेक्ट द हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स कमिंग फ्रॉम द कंप्रेसर टू द सराउंडिंग्स. ठीक है, या इस तरीके से भी लिख सकते हो, इट इज अ हीट एक्सचेंजर विच इज यूज्ड टू रिजेक्ट the heat to the surroundings from the high temperature vapor refrigerant coming from the compressor. तो कंप्रेसर से आने वाली हाई टेम्परेचर की जो वेपर्स होती हैं, हाई प्रेशर की जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स होती हैं, उन वेपर्स में से हीट को रिजेक्ट कर देना, किसमें, कंडेंसर के. ठीक है, सराउंडिंग को कंप्रेसर मतलब रिजेक्ट कर देने का काम कौन करता है, कंडेंसर करता है. ओके, हेलो, यस सर. चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट डी सुपर हीट. ये अब देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख देना, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इस पे. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डी सुपर हीट. ये डी सुपर हीट भी कर सकता है. कंडेंस तो होता ही होता है. एंड समटाइम्स सबकूल द रेफ्रिजरेंट वेपर्स कमिंग फ्रॉम द कंप्रेसर. अब मैंने आपको टीएस डायग्राम बताया था इसका, है ना, आपको याद हो, जब हमारे पास मैंने आपको वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ाया था या रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ाया था, उसमें मैंने यहाँ पे टीएस डायग्राम ड्रॉ किया था, है ना. यहाँ मैंने टीएस डायग्राम ड्रॉ किया और वो डायग्राम कुछ इस तरीके से जाता था. ठीक है, ऐसा डायग्राम जा रहा. अब ये यहां से यहां तक का प्रोसीजर एक था, यहां से यहां तक था एक, ये यहां से यहां तक, इसको मैं थोड़ा यहां कर देता हूं, और ये आपका इस तरीके से जा रहा है. ये 1 to 2 कंप्रेसर के अंदर गया, कंप्रेसर के बाद ये कंडेंसर में गया, कंडेंसर के बाद ये 1 to 2 to 3, ये 3 पॉइंट मान लो, ये 3 आपका हो गया एक्सपेंशन डिवाइस में, डॉटेड लाइन है ये वाली, और ये 4 to 1 जो है वो कंडेंसर की, वो हो गया आपका एवेपोरेटर के अंदर. तो ये आपका एवेपोरेटर है, ये आपके कंप्रेसर के अंदर है, ये आपके कंडेंसर के अंदर है, और ये आपके किसके अंदर है, ये वाला कैपिलरी के अंदर मान लो. ठीक है, कैपिलरी के अंदर 3 to 4. अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको अलग अलग जोन्स बताए थे कि नहीं बताए थे, बोलो. मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट का नाम क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट, बोलो जल्दी बताओ भाई. हाँ, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल बताया था कि नहीं बताया था, क्रिटिकल पॉइंट होता है कि नहीं. क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपका जो सिस्टम है, या आपकी जो डिवाइस, जो भी आपका मैटर है, उस मैटर को कितना भी प्रेशर लगा करके आप लिक्विड में नहीं बदल सकते. वो लिक्विड में तब तक रहेगा जब तक इस पॉइंट से नीचे हो सकता है. इस लाइन से अगर नीचे हो, इसके नीचे, तो वो लिक्विड जो है, जो भी आपका सब्सटेंस है, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो वो चेंज नहीं होगा. ओके, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. तो मैंने आपको बताया था कि सर ये डी सुपर हीट का मतलब क्या है. अब अगर आप यहां से ऊपर की ओर जाओगे तो क्या होता है, ये कौन सा जोन होता है, ये सुपर हीटेड जोन होता है कि नहीं होता है. यस सर, सुपर हीटेड जोन. और ये जोन होता है आपका वेट जोन, बीच वाला, और ये होता है सब कूलिंग जोन. सब कूलिंग जोन. ठीक है, इसके इधर वाला. तो हम अगर इधर से इधर जाएंगे तो सुपर हीटिंग हो रही है. अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या होगा, यहां से अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, सुपर हीटिंग होगी. और अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी सुपर हीट. ये यहां से यहां तक आप देख रहे हो, ये वाला यहां से यहां तक का, ये डी सुपर हीट है. ठीक है, तो आपके कंडेंसर के अंदर डी सुपर हीटिंग हो सकती है. अब यहां से यहां तक क्या हो रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स थी, अब वो धीरे धीरे करके कंडेंस होना स्टार्ट हो रही है, तो इसके अंदर कंडेंसेशन हो रहा है. तो ये कंडेंसेशन भी कर सकता है. और कभी कभी जब वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका होता है तो वो और सब कूलिंग स्टेट में जा सकता है, लिक्विड की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी.
तो यहां से यहां तक उसकी सब कूलिंग भी हो सकती है, सब कूलिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो कंडेंसर के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं कि कंडेंसर आपका डीसुपरहीट कर सकता है, कंडेंस कर सकता है और कभी कभी सब कूलिंग भी कर सकता है। किसकी? बोलो। रेफ्रिजरेंट वेपर्स की। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। डेफिनेशन समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कंडेंसर का क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। जी चलिए सर। अब हम बात करेंगे कि कितने कंडेंसर जो है उसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कंप्रेसर कंडेंसर, सॉरी। ठीक है, तो कंडेंसर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कंडेंसर की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कंडेंसिंग मीडियम, कि क्या मीडियम आप यूज कर रहे हो कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए, द कंडेंसर्स आर क्लासिफाइड इनटू द 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में हम लोगों ने कंडेंसर को क्लासिफाई किया है। और इसमें पहला ग्रुप जो है, द फर्स्ट ग्रुप इन विच द कंडेंसर इज क्लासिफाइड is this is a basic classification. First is the air cooled compressor. ठीक है, एयर कूल्ड कंडेंसर, नॉट कंप्रेसर, कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर क्या है कि रेफ्रिजरेंट वेपर्स जो हैं उनको कंडेंस करने के लिए जो आप कूलिंग मीडियम यूज कर रहे हो वो क्या है? एयर। क्या है? एयर। अब मुझे एक बात बताओ पहले, हालांकि अभी कंडेंसर का बाद में छोड़ो, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो इंजन होता है ना, अभी इंजन की बात कर रहे हैं। इंजन कितने टाइप के होते हैं? इंजन की जब कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं हम, कूलिंग सिस्टम जो होता है इंजन के अंदर, उसमें क्या क्या यूज करते हैं कूल करने के लिए इंजन को? एयर को यूज करते हैं या नहीं करते हैं? बोलो। यस सर। एयर को करते हैं कि नहीं करते हैं? अब कहां पे करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो बाइक है, आपकी बाइक होती है ना, बाइक में क्या होता है? इंजन होता है और इंजन के चारों ओर फिन लगी होती है, ऐसी ऐसी लगी होती है कि नहीं? सिलेंडर के चारों ओर बाइक में दिखती है हमें पत्तियां ऐसी, तो ये एयर कूलिंग होती है, तो एयर कूलिंग हो सकती है। दूसरा, वाटर कूलिंग भी हो सकती है। वाटर को एक मीडियम, कूलिंग मीडियम की तरह हम यूज करते हैं, जिसको एक तरीके से ये लिक्विड मीडियम है, लिक्विड कूलिंग का एक एग्जांपल है। तो लिक्विड कूलिंग में वाटर को करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रक वगैरह होते हैं, जो आपको कार वगैरह होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं? रेडिएटर वगैरह लगा होता है कि नहीं लगा होता है? उसमें हम लोग वाटर फिल करते हैं इंजन को कूल करने के लिए, तो वो वाटर कूल्ड, तो वो वाटर कूल्ड टाइप के हो सकते हैं। तो इसी तरीके से वाटर कूल्ड कंडेंसर भी होते हैं। और एक होते हैं एवेपोरेटिव कंडेंसर। एवेपोरेटिव में वाटर को भी सप्लाई करते हैं, हम एयर का भी यूज करते हैं, एयर का फ्लो कराते हैं। और वो कैसे काम करता है वो आप समझ जाना, आपको एक्सपेरिमेंटेशन बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेसिक मैंने आपको बताया। आप देखते हैं कि कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंडेंसर दैट वी आर क्लासिफाइड, air cooled condenser. First type of condenser is the air cooled condenser. So air cooled condensers are those condensers in which we use air as a cooling medium to cool the refrigerant vapors. अब आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने देखा होगा कि जो एसी लगे होते हैं हमारे घर में, ठीक है, स्प्लिट या कहीं पे भी देखो, विंडो टाइप में भी देख लो, क्या हम कंडेंसर या फ्रिज में भी देख लो, क्या हम रेफ्रिजरेंट वेपर्स को ठंडा करने के लिए एयर का लिक्विड का यूज करते हैं कि एयर का यूज करते हैं? आपका जो फ्रिज होता है, फ्रिज के पीछे एक जाल सा जाता है ना, ऐसे करके ट्यूब्स जाती हैं, बोलो। सर एयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या मैं बता रहा था, मुझे क्या बता रहा था मैं, बताओ जरा। हेलो, यस सर, क्या बता रहा था मैं? कहाँ पे? सर एसीओ में मतलब एयर और हाँ, तो जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है या फ्रिज जो होता है, उसके पीछे आपने देखा होगा ऐसी ऐसी ट्यूब जाती है, इस तरीके से। जी सर, है ना, ऐसी ट्यूब जाती है और उसके चारों ओर एक इस टाइप की वर्टिकल लाइंस भी होती हैं, होती है कि नहीं?
देखना, जी सर। ये वाली जो ट्यूब दिख रही है ना, इस ट्यूब में क्या होता है, आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो क्या हम पीछे, क्या हमने कोई लिक्विड वगैरह लगा रखा है इसको ठंडा करने के लिए कि नहीं? नो वाटर सर। वगैरह नहीं लगाया, तो ये एयर से कूल होता है। तो ऐसे जो कंडेंसर एयर होते से हैं वो एयर कूल्ड होते हैं, ठीक है। अब एयर मतलब एसी, कूल्ड, हमारी एसी भी। हाँ अभी एसी में रुक जाओ। अब एयर कूल्ड कंडेंसर जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन टाइप और एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन का मतलब है कि जो आपकी कूलिंग होती है, जो भी आपका हीट एक्सचेंज होती है कंडेंसर के अंदर, वो नेचुरली होती है विदाउट फैन, विदाउट फैन। तो कोई भी हम Yes, फैन वगैरह नहीं लगाते हैं इसमें, ये नेचुरल कूलिंग होती है, नेचुरल कन्वेक्शन होता है, ठीक है। तो क्या हमने फ्रिज के पीछे कोई फैन लगाया है? नहीं लगाया है। तो फ्रिज के पीछे जो आपका कंडेंसर होता है वो नेचुरल कन्वेंशन टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, नेचुरल कन्वेक्शन टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। क्यों? क्योंकि ना तो हम इसमें कोई फैन यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें दूसरी बात यह है कि हम एयर को यूज कर रहे हैं कूल करने के लिए। दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप। फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो आपका कंडेंसर होता है उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, एक बड़ा सा फैन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बड़ा सा फैन लगा देते हैं। तो वो फैन क्या करता है, इसके ऊपर से हवा खींचता है और इसको ठंडा कर देता है। तो वो फोर्स्ड कूलिंग होगा, जैसा कि आप एसी में देखते हो, एयर एसी में, है ना, लगे विंडो रहते हैं। टाइप एयर कंडीशनर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें पीछे फैन लगा होता है। जी सर। तो वो फैन क्या करता है, मेरे पास है, हाँ, लगी। इस कंडेंसर के ऊपर से हवा को फेंकता है और इसको हीट रिजेक्ट करने में हेल्प मिलती है, हीट को रिजेक्ट करने में इससे मदद मिलती है, ठीक है। गर्म हवा को फेंकता है। हाँ, ये वहीं से करता है। यस सर। चलो, दूसरा हो गया ये। अब एयर कूल्ड कंडेंसर हो गया, दूसरा हो गया वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर की अगर हम बात करेंगे तो वाटर कूल्ड कंडेंसर में क्या होता है, आपका जो वाटर होता है या लिक्विड होता है वो क्या करता है, दैट वर्क्स एज अ कूलिंग मीडियम, ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्यूब इन ट्यूब और डबल ट्यूब कंडेंसर। इसके अंदर आता है ट्यूब इन ट्यूब या डबल ट्यूब कंडेंसर। तो एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब रहती है, जिसमें एक में तो लिक्विड फ्लो हो रहा होगा और एक में वेपर्स फ्लो हो रही होंगी, ठीक है। अब कैसे है इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला टाइप का जो वाटर कूल्ड कंडेंसर है वो ट्यूब इन ट्यूब होता है। एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब लगी होती है, जिसमें एक ट्यूब में फ्लो होता है आपका रेफ्रिजरेंट और एक में कूलेंट, जो कूलिंग मीडियम होता है। एक होता है शेल एंड कॉइल टाइप, शेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर। शेल एंड कॉइल में क्या होगा, आपके पास एक ऐसा शेल होगा ड्रम टाइप का और इसमें एक कॉइल जा रही होगी लिक्विड की, इस तरीके से रेफ्रिजरेटर की कॉइल जा रही होगी इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा और एयर को हम या वाटर लिक्विड जो है उसको ऊपर से गिराते हैं, लिक्विड को ऊपर से गिराते हैं। तो जैसे ही उन ट्यूब्स के कांटेक्ट में आता तो ये कंडेंस हो जाती है वेपर्स आपकी, ठीक है। चलिए, और तीसरा होता है सेल एंड ट्यूब टाइप। सेल का मतलब आप तरीके से समझ सकते हो ड्रम, एक ड्रम टाइप से समझ सकते हो। सेल का मतलब क्या है, एक ड्रम। तो सेल एंड ट्यूब का मतलब क्या होता है, इसमें एक ड्रम होता है और उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, लाइक दिस, ऐसा आपका रहता है। ये बीच में ट्यूब्स आपकी रहेंगी, इधर इस तरीके से ट्यूब रहेंगी आपकी, और ये आपका ड्रम रहता है अलग से। तो जिसमें क्या करते हैं, ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट वेपर्स को भेजते हैं। यहां से हम लोग क्या सप्लाई करते हैं, नहीं, इस ट्यूब में वाटर भेजते हैं, नॉट, एक में वाटर भेजेंगे और यहां से आपकी क्या आएंगी, रेफ्रिजरेंट वेपर्स आएंगे। जब वो रेफ्रिजरेंट वेपर्स इन ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएंगे तो इससे हीट, इसको हीट दे देंगी, तो आपका वाटर जो है वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा और आपका जो वेपर्स है वो कंडेंस हो जाएंगी और कंडेंस वेपर को हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे और उसको दोबारा से भेज देंगे। कहाँ पे, एक्सपेंशन डिवाइसेस में, ठीक है। इसके डायग्राम में सारे के सारे 1 बाय 1 इनकी वर्किंग में सारी चीजें बताऊंगा आपको। यस सर। और अगला है लास्ट टाइप का कंडेंसर जो है वो आपका एवेपोरेटिव कंडेंसर, ठीक है। ये आपका एवेपोरेटिव कंडेंसर है। आप मुझे बताओ ये एवेपोरेटिव कंडेंसर कहां पर यूज किया जाता है। इसमें जो कंडेंसेशन होता है, इसमें जो कूलिंग होती है, हीट एक्सचेंज होता है, वो एवेपोरेशन की वजह से होता है। ये वाला जो कंडेंसर होता है इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जो आपके कोल्ड स्टोरेज होते हैं या आइस प्लांट होते हैं, वहां पर उसको ज्यादातर यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई कोल्ड स्टोरेज लगा है या जब भी कोई आइस प्लांट लगा है तो उसके साइड में ना
उसके साइड में एक कंडेंसर लगा रहता है। अब वो कंडेंसर आपको दिखता तो है नहीं, उसमें भी ऐसी कॉइल्स जा रही होती हैं, उसमें ऐसी कॉइल्स जा रही होती हैं, है ना। और क्या होता है कि यहां पर ऊपर एक ट्यूब लगी होती है, इस ट्यूब से ऐसे करके पानी टपकता है नीचे। ये पानी इन ट्यूब्स के कांटेक्ट से आकर के कॉन्स्टेंटली इनके कांटेक्ट में आकर के टपकता रहता है और यहाँ पर नीचे बहुत बड़ा पॉन्ड बना होता है एक तरीके का, यहाँ ये कलेक्ट होता जाता है और ये एक पंप के थ्रू हम लोग इसको सप्लाई करते रहते हैं। यहाँ पर कुछ याद आ रहा है? देखा कभी ऐसा कोल्ड स्टोरेज में, आइस प्लांट में? बोलो हेलो। देखा है, देखा है ना। तो देखा ये है। हाँ, तो एवेपोरेटिव कंडेंसर वहीं यूज किया जाता है, आइस प्लांट कोल्ड स्टोरेज जहाँ होते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में एयर कूल्ड कंडेंसर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी टाइप के कंडेंसर्स को। Yes, sir. ठीक है, अभी अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे।